सभी दोस्तों को नमस्कार। जीबी एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखो दोस्तों, हम भारतीय संविधान की चर्चा कर रहे थे। भारतीय संविधान में आज हम चर्चा करेंगे किसकी? राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, या कह सकते हैं अपन राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, जिसमें अपन संपूर्ण विश्लेषण आज ये करेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। देखो, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि हम जिस चुनाव प्रक्रिया को डायरेक्ट देखते हैं, सरपंचों की चुनाव प्रक्रिया, एमएलए एमपीज की चुनाव प्रक्रिया, इन चुनाव प्रक्रियाओं से एकदम अलग हटके राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई गई है भारतीय संविधान में। अब राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया क्या है, उससे पहले कुछ सवाल हमारे दिमाग में आने चाहिए। उन सवालों को लेकर चर्चा होगी। हर सवाल के आंसर में आपको कमेंट्स करना है। समझ गए बात? चलो अपन शुरुआत करते हैं। इन कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के बाद आप लोग इनका आंसर दोगे और उसके बाद में हम राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। चलो दोस्तों, आपके लिए पहला प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति के चुनाव में एक मतदाता का एक वोट माना जाता है? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना पहले तो, कि भाई जैसे सरपंच, एमएलए, एमपीज के चुनाव में हम लोग मतलब डायरेक्ट जनता वोटिंग करती है, तो डायरेक्ट जनता वोट करती है, तो हमारा एक वोट जब हम देके आते हैं तो हमारा एक वोट के बराबर ही माना जाता है। क्या राष्ट्रपति के चुनाव में भी ऐसा होता है कि मतदाता का एक वोट के बराबर ही माना जाता है क्या? चलो करो, कमेंट्स करो, आपके कमेंट्स के इंतजार में है। इसका आंसर होगा नहीं। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में एक मतदाता का एक वोट नहीं होता। इसमें प्रत्येक मतदाता के वोटों का मूल्य या मत मूल्य अलग अलग होता है। कोई उम्मीदवार वोट डालने जाता है, हो सकता है उसका अकेले का वोट 200 के बराबर हो। कोई मतदाता वोट डालने जाता है, हो सकता है उसका अकेले का वोट 7 वोटों के बराबर ही हो। तो कईयों की तो वोट वैल्यू ज्यादा होती है, कईयों के वोटों का मूल्य कम होता है। समझ गए बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एक उदाहरण देखना, उस उदाहरण के आधार पर आपको आंसर देना है। जैसे अपन मान लेते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में 4 उम्मीदवार खड़े हैं, 4 उम्मीदवार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। पहले उम्मीदवार को वोट आए कितने? 40%, सेकंड उम्मीदवार को आए 30%, थर्ड उम्मीदवार को आए 20% और लास्ट चौथे उम्मीदवार को आए कितने परसेंट वोट? 10% वोट। अगर ये सामान्य चुनाव होता, मतलब वही सरपंच, एमएलए, एमपीज का चुनाव होता, तो अपन आंख बंद करके बता सकते थे किसकी जीत हुई। जिसको 40% वोट आए उसकी क्या हो गई? जीत हो गई। लेकिन ये चुनाव राष्ट्रपति के हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में अगर ये वोट प्रतिशत आता है चारों उम्मीदवारों का, तो अब आपको बताना है इनमें से जीत किसकी हुई। कमेंट्स करो और हाथों हाथ कमेंट्स करो। टेक्निकल टीम भी कृपया ध्यान दे, कमेंट्स चेक करते रहे बच्चों के। अब इसका आंसर सुनना आप लोग। इसका आंसर होगा किसी भी उम्मीदवार की जीत नहीं हुई। मतलब किसी भी उम्मीदवार की इसमें जीत नहीं हुई, क्योंकि उम्मीदवार को जीतने के लिए एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। वो निश्चित कोटा क्या होता है वो देखेंगे अपन राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान। चलो आपके लिए तीसरा और लास्ट प्रश्न है, वही अपन एक उदाहरण के साथ ये प्रश्न ले रहे हैं कि जैसे 4 उम्मीदवार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मतदाता किसी एक उम्मीदवार को मत डालेगा? तो कमेंट्स करो अथवा आंसर दो। जैसे वोट डालने वाला किसी एक उम्मीदवार को वोट डालेगा या चारों को वोट डालेगा? करते रहो, कमेंट्स करते रहो। और अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर होगा चारों को। मतलब वोट डालने वाला मतदाता भी किसी एक को वोट नहीं डालता। हम सरपंचों के चुनाव में जो वोट डालने जाते हैं, हम 4 उम्मीदवार खड़े होते हैं, तो चारों में से किसी एक को वोट डाल के आ जाते हैं, अपना काम खत्म। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट डालता है, 4 उम्मीदवार खड़े हैं तो चारों को वोट डाल के आता है। तो फिर जीत कैसे किसकी होती है वो भी अपन समझेंगे किसके दौरान? राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान। तो ये जो अपन ने प्रश्न देखे, इनको देख के लगता है कि राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव प्रक्रिया है, एकदम अलग हटके चुनाव प्रक्रिया है। इसका आज अपन अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो चलो इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं अपन।
सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया से संबंधित संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो देखो, राष्ट्रपति की अगर हमें संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया समझनी है तो इसके लिए हमें दो अनुच्छेद पढ़ने पड़ेंगे। एक तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54-54, एक भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 54 में तो उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता कौन होंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, इसका मतलब इसमें तो क्या है, निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल का मतलब हो गया कि किस मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। और फिर अनुच्छेद 55 में बता रखा है कि किस प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। समझ गए बात। सबसे पहले अपन देखेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो होता है, उस निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, या हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है। चलो देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं एक तो कौन है, संसद के। अब आपको कमेंट्स में डालना है, कमेंट्स करना, क्या संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, या केवल संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, या संसद के केवल मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। चलो अब इसका आंसर सुनना। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में केवल कौन से सदस्य भाग लेते हैं, संसद के निर्वाचित सदस्य। समझ गए बात। संसद जैसे लोकसभा और राज्यसभा, दो सदन है संसद के, दोनों सदनों में कुछ सदस्य निर्वाचित होते हैं और कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ध्यान रखना, राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दूसरा, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और कौन भाग लेते हैं, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये दो प्रकार के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। समझ गए बात। एक तो संसद के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा राजस्थान में भारत में जो भी विधानसभा है, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहां हो सकता है अपन इसको 3 पॉइंटों में बढ़ाते ना, तो विधानसभा एक तो सभी राज्यों में, तो सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, और दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। समझ गए बात। तो कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में दो प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं, एक तो संसद के निर्वाचित सदस्य, दूसरा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब ये सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव कैसे करते हैं, इसका विश्लेषण होगा अनुच्छेद 55 के तहत। तो चलो अनुच्छेद 55 की अपन विस्तृत चर्चा करते हैं। अपन अब देखना अनुच्छेद 55 के बारे में। आज की कंप्लीट क्लास की चर्चा जो होगी ना, अब अनुच्छेद 55 के बारे में होगी। बार बार अनुच्छेद बताने की आवश्यकता नहीं होगी। जहां राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, वहां अपना वीडियो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब वहां अनुच्छेद 55 समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट जो भी मेरे मुंह से जो भी वर्ड निकले, इसका मतलब वो कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ होगा, अनुच्छेद 55 में लिखा हुआ होगा। तो राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे पहले देखेंगे अपन मत मूल्य, मतलब वोट की वैल्यू कैसे निर्धारित होती है। जैसे मैंने आपको पहला जो प्रश्न पूछा था ना, वो यही था कि क्या सबका मत मूल्य समान होता है, क्या प्रत्येक व्यक्ति के वोट के मूल्य या मत मूल्य एक होता है, क्या एक नहीं होता, कैसे अलग अलग होता है वो सुनना। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में मत मूल्य निकाले अपन, तो दो प्रकार के सदस्य भाग ले रहे थे। एक तो कौन है, विधानसभा के सदस्य,
और राष्ट्रपति के चुनाव में और भाग ले रहे थे कौन से सदस्य? संसद के सदस्य। ध्यान रखना, संसद के और विधानसभाओं के केवल कौन से सदस्य भाग ले रहे थे? निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। अब विधानसभा के सदस्यों का मतमूल्य निकालें अपन। तो एक विधानसभा सदस्य का मतमूल्य, तो अपन यहां ये लिख लेते हैं, एक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य, एक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य। देखो कैसे निकालते हैं। अगर हमें विधानसभा सदस्य का मत मूल्य निकालना होगा तो सबसे पहले तो अपन लिखेंगे उस राज्य की जनसंख्या, क्योंकि विधानसभा सदस्य हमेशा कहां होता है? राज्य में होता है। तो जिस राज्य के विधानसभा सदस्य का मत मूल्य निकाल रहे हैं, सबसे पहले तो हम लिखेंगे ऊपर तो क्या? उस राज्य की जनसंख्या। समझ गए बात? उसमें भाग देंगे किसका? उस राज्य के निर्वाचित, उस राज्य के निर्वाचित विधानसभा सदस्य संख्या। जैसे अपन एक उदाहरण लेते हैं, जैसे राजस्थान की विधानसभा है, राजस्थान की विधानसभा में 200 सदस्य हैं। राजस्थान की विधानसभा में कितने सदस्य हो गए? 200 सदस्य हो गए। अगर राजस्थान की विधानसभा में से एक सदस्य का, मतलब एक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य निकालना है हमें, तो हम ऊपर तो लिखेंगे राजस्थान की जनसंख्या। इसमें ध्यान रखना केवल मतदाताओं की जनसंख्या होती है। किनकी जनसंख्या? केवल मतदाताओं की जनसंख्या। ऊपर तो लिख देंगे राजस्थान की जनसंख्या। फिर भाग देंगे उस राज्य, मतलब राजस्थान के निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की संख्या का। तो राजस्थान में विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है? 200। मतलब राजस्थान की जनसंख्या में भाग देंगे किसका? 200 का। अब कमेंट्स करके आप थोड़ा सा और बता देना, क्या इसको किसी से गुणा या भाग भी करते हैं क्या? ये जो मतमूल्य है, एक विधानसभा सदस्य का मतमूल्य हम निकाल रहे हैं, क्या सूत्र यहां कंप्लीट हो गया या आगे भी कोई गुणा भाग करना पड़ेगा अपने को? चलो कमेंट्स लगातार जारी रखना, जो तुम्हें आता है वो आगे से आगे कमेंट्स करते जाना। इसमें फिर भाग देते हैं अपन कितने का? 1000 का। समझिए बात? ये आ जाएगा एक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य। यहां ध्यान रखना, या तो भाग 1000 लिख सकते हैं अपन, और भाग को गुणा में करें अपन तो अपन गुणा 1/1000 भी लिख सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम भाग को गुणा में लिखते हैं तो अंश हर में चला जाता है, हर अंश में चला जाता है। समझ गए? ऊपर नीचे कर लेते हैं, भाग 1000 लिख दो, चाहे गुणा 1/1000 लिख लो। तो इस तरीके से हमें एक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य मिल जाता है। समझ गए बात? अब इस सूत्र के आधार पर अपन देखें तो सबसे पहले तो तुम्हें ध्यान ये रखना है कि यहाँ जो ऊपर आता है ना, वो वर्तमान जनसंख्या नहीं आती, यहाँ आती है 1971 की जनसंख्या। कब की जनसंख्या? 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही किसी विधानसभा सदस्य का मत मूल्य निकाला जाता है। कब की जनसंख्या? 1971 की जनसंख्या। अब आप कमेंट्स करके इस चीज का जवाब दे देना, ये 1971 की जनसंख्या के आधार पर जो हम मत मूल्य निकालते हैं, तो ये प्रक्रिया कब तक रहेगी? मतलब कब तक, कौन सी ईस्वी तक 1971 की जनगणना के आधार पर ही एक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य निकाला जाएगा? कमेंट चेक करो, देखिए टेक्निकल टीम कितने कमेंट्स आ रहे हैं। चलो हाँ, अब ध्यान रखना 1971 की जो जनसंख्या के अनुसार एक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य निकाला जाता है, ये आने वाली 2026 तक, अगर कोई से भी राष्ट्रपति चुनाव हुए 2026 तक एक विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए कौन सी जनसंख्या काम में ली जाएगी? 1971 की जनसंख्या ही काम में ली जाएगी। तो एक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य आ गया। अब इस आधार पर अपन निकालते हैं तो कुछ तुम्हें फैक्ट्स आंकड़े हैं वो ध्यान रखने हैं।
जैसे राजस्थान के विधानसभा सदस्य का मत मूल्य, राजस्थान के विधानसभा सदस्य का मत मूल्य कितना आता है, वो आता है 169। कितना आ गया, 169। अब 2 प्रश्न है छोटे छोटे जो कई बार अपने से पूछ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अब मैं आपके सामने एक वर्ड बोलूंगा, एक लाइन बोलूंगा, आपको ये बताना है कि ये लाइन सही है या गलत है। चलो बोल रहा हूं लाइन में, सभी विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य समान होता है। दोबारा सुनना लाइन, सभी विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य समान होता है। राइट या रॉन्ग ये आप कमेंट्स बॉक्स में लिख देना। तो अब आप इसका आंसर सुनना, जो लाइन मैंने बोली है बेबी वो लाइन एकदम गलत है। सभी विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य समान नहीं होता, समझ गए बात, तो वो तो गलत लाइन हो गई। अब मैं बोल रहा हूं वो आप उसका आंसर देना, आंसर आपको उसी में देना है सही या गलत। एक राज्य के सभी विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य समान होता है। दोबारा बोल रहा हूं लाइन, एक राज्य के सभी विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य समान होता है। हाथों हाथ कमेंट्स करके जवाब दो, ये लाइन एकदम राइट। क्यों? क्योंकि भाई जैसे अब समझना, 2 लाइन जो मैंने बोली है दोबारा बोल दूंगा एक बार। राजस्थान के एक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य निकाल लिया अपन ने, तो ऊपर राजस्थान की जनसंख्या लिखी, नीचे राजस्थान के विधानसभा सदस्य संख्या लिखी और उसको गुणा 1/1000 में कन्वर्ट कर दिया। तो राजस्थान के एक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य कितना आएगा, 169। समझ गए बात। अब राजस्थान का चाहे कोई सा भी विधानसभा सदस्य हो, जैसे राजस्थान में 200 विधानसभा सदस्य हैं, प्रत्येक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य कितना होगा, 169। तो दूसरा जो लाइन मैंने बोली थी, दूसरी लाइन जो बोली थी कि एक ही राज्य के सभी विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य समान होता है, वो बात एकदम क्या थी, राइट थी। राजस्थान का कोई भी विधानसभा सदस्य ले लो, उनका मत मूल्य कितना होगा, 169। एक लाइन जो मैंने आपको बोला था वो लाइन थी सभी विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य समान होता है, ये लाइन एकदम गलत थी। क्योंकि राजस्थान के विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य अलग होगा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य अलग होगा, बिहार के विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य अलग होगा। तो इसमें आपको देखो 2-3 फैक्ट और ध्यान रखने हैं। जैसे राजस्थान के विधानसभा सदस्य का मत मूल्य कितना है, 169। किस राज्य के विधानसभा सदस्य का मत मूल्य सर्वाधिक है, समझ गए बात। किस राज्य की विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य सर्वाधिक है, तो जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी उस राज्य के विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां की है, उत्तर प्रदेश की। तो सर्वाधिक मत मूल्य किनका है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्यों का सर्वाधिक मत मूल्य है। और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य कितना है, 208। अगला प्रश्न सुनना, किस राज्य की विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य सबसे कम है, इसका आपको कमेंट्स में जवाब देना होगा। क्वेश्चन दोबारा सुन लो, किस राज्य की विधानसभा सदस्य का मत मूल्य सबसे कम है। जल्दी करो, कमेंट्स करने में फुर्ती कर लिया करो थोड़ी। तो इसका आंसर सुनना, सिक्किम विधानसभा सदस्य का मत मूल्य सबसे कम है और सिक्किम के प्रत्येक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य कितना होगा, 7। कितना है, सिक्किम के एक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य 7, राजस्थान के एक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य 169, उत्तर प्रदेश के एक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य 208। कंप्लीट। तो ऐसे करके तो अपन निकालते हैं मत मूल्य किसका, विधानसभा सदस्य का मत मूल्य अपन इस सूत्र के माध्यम से निकाल लेते हैं। अब हमें देखना है कि संसद के सदस्य का मत मूल्य कितना होता है। तो अब देखना है कि संसद के सदस्य का मत मूल्य कैसे निकालते हैं। जैसे
पहले सुनना, अपन चर्चा इसकी करेंगे लेकिन उससे पहले कुछ सुनना आप लोग। राजस्थान के एक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य कितना आया? 129। समझ गए बात? अब मैं आपसे पूछूं राजस्थान के सभी विधानसभा सदस्य का मत मूल्य कितना होगा, तो आप किससे गुणा करोगे? 200 से। समझ गए बात? राजस्थान में 200 विधानसभा सदस्य हैं, एक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य 129, तो सभी विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य कितना होगा? 129 गुणा 200। उत्तर प्रदेश के एक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य कितना था? 208। उत्तर प्रदेश के एक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य कितना था? 208। अब मैं पूछूं उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य कितना होगा, तो हमें ये ध्यान रहना है, इससे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने विधानसभा सदस्य हैं। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्य हैं कितने? 403। तो उत्तर प्रदेश के एक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य 208, तो उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य कितना आ जाएगा? 208 गुणा 403। ऐसे करते करते भारत में जो भी विधानसभा है सभी विधानसभा सदस्यों के मत मूल्य का योग कर लेते हैं। समझ गए बात? सभी विधानसभा सदस्यों के मत मूल्य का योग करने के बाद उसमें भाग देते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य संख्या का, और वो भाग देते ही जो आंकड़ा प्राप्त होता है वो एक संसद के सदस्य का क्या आ जाता है? मत मूल्य आ जाता है। तो अब देखना पड़े, इसको सूत्र के रूप में लिखें कि संसद के एक सदस्य का मत मूल्य कितना होता है। तो मत मूल्य विधानसभा सदस्य का निकाल ही लिया था अपन ने, अब निकालेंगे अपन एक संसद सदस्य का मत मूल्य। तो सूत्र क्या होगा? सभी विधानसभा सदस्यों के मत मूल्य का योग इसमें भाग देंगे अपन किसका? संसद की निर्वाचित सदस्य संख्या। संसद की निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी है? 776। कितनी है? क्योंकि जैसे संसद में लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में तो 545 निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य, तो संसद में निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी हो गई? 776। समझ गए बात? तो सभी विधानसभा सदस्यों के मत मूल्य का योग करते हैं और फिर संसद की निर्वाचित सदस्य संख्या का भाग देते हैं, और ये भाग देने के बाद जो आंकड़ा निकल के आता है वो आता है कितना? 708। तो संसद के एक सदस्य का मत मूल्य कितना होता है? 708। समझ गए बात? कहने का मतलब ये था कि जैसे सीकर में जो संसद सदस्य है सुबेदानंद सरस्वती, वो वर्तमान में लोकसभा में सदस्य हैं, अपन कह सकते हैं कि संसद का सदस्य है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव जब भी होंगे, सुबेदानंद सरस्वती जी जब अपना वोट डाल के आएंगे तो उनका अकेले का वोट डलते ही उनका अकेले का वोट कितने वोटों के बराबर माना जाएगा? 708 वोटों के बराबर माना जाएगा। और अगर राजस्थान का कोई विधानसभा सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने जाएगा तो उस विधानसभा सदस्य का अकेले का वोट कितने वोटों के बराबर माना जाएगा? 129 वोटों के बराबर माना जाएगा। तो जो पहला प्रश्न था मेरा वो ये था कि क्या राष्ट्रपति के चुनाव में एक मतदाता वोट डालने जाता है उसका एक वोट माना जाता है? तो एक मतदाता का एक वोट नहीं माना जाता, क्योंकि प्रत्येक मतदाता की वोट वैल्यू या मत मूल्य क्या होता है? अलग अलग होता है। तो ऐसे करके अपन पहले तो क्या निकालते हैं? सबका मत मूल्य निकालते हैं। फिर अगला जो मेरा प्रश्न था, जो बोर्ड में मैंने शुरुआत में जो प्रश्न लिखे थे ना, उसमें से सेकंड प्रश्न क्या था कि भाई 4 उम्मीदवार, जो दूसरा प्रश्न था कि 4 उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं, पहले को 40% वोट मिले, दूसरे को 30% वोट मिले,
तीसरे को 20% वोट मिले और चौथे सदस्य को वोट मिले कितने 10%। तो इनमें से जीत किसकी हुई? तो मैंने आपको आंसर बताया था कि इन चारों उम्मीदवारों में से किसी की भी जीत नहीं हुई। क्यों जीत नहीं हुई? क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने के लिए एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। क्या प्राप्त करना होता है? एक निश्चित कोटा। समझ गए बात? अब निश्चित कोटा कैसे निकालते हैं उसका सूत्र देखना। वेद मतों की कुल संख्या बटा निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या, प्रतिनिधियों की संख्या इस संख्या के बराबर में 1 लगाते हैं, प्लस करके ऊपर प्लस करके 1। ये निश्चित कोटे का सूत्र है। जिसको निश्चित कोटा प्राप्त होगा उसी की क्या हो जाएगी? जीत हो जाएगी। इस निश्चित कोटे का भी मतलब अपन देखेंगे। इससे पहले आपको एक प्रश्न का आंसर देना होगा। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे आपके लिए। क्वेश्चन ये है, राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने के लिए, मतलब जो उम्मीदवार जीत रहा है, जीतने के लिए जो निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है, जो निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है वह है, मतलब वो निश्चित कोटा कौन सा है। 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, चारों में से आप एक आंसर बता देना। जीतने के लिए 51% वोट चाहिए। दूसरा ऑप्शन है 50% प्लस 1 वोट चाहिए। तीसरा ऑप्शन है 60% प्लस 1 वोट चाहिए। समझिए बात। चौथा ऑप्शन है सबसे ज्यादा वोट चाहिए, सबसे ज्यादा मत। किसमें मतलब किसी उम्मीदवार की जीत मानी जाएगी? कौन सा वो निश्चित कोटा है जो कोटा प्राप्त होने पर किसी उम्मीदवार को जीत मान लिया जाएगा, उस उम्मीदवार की जीत मान ली जाएगी। कमेंट्स करके इसका आंसर दो, फिर आपको निश्चित कोटे का मतलब बताता हूं। देखो देखिए, चेक करो सर कितने क्या कमेंट्स आ रहे हैं। चलो ठीक ठाक कुछ बच्चों के कमेंट्स मिल भी रहे हैं। इसका आंसर होगा 50% प्लस 1। कैसे वो देखना आप कि भाई निश्चित कोटा क्या होता है जिसको प्राप्त करने पर कोई उम्मीदवार जीत जाता है। जैसे अपन एक उदाहरण ले लेते हैं कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव में वेद मतों की कुल संख्या, मतलब कितने वोट डाले गए। तो अपन ये मान लेते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में 500 वोट डाले गए। कितने वोट डाले गए? 500। निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या, अब यहां आप ध्यान देना, राष्ट्रपति के चुनाव में चाहे 4 उम्मीदवार खड़े हो, चाहे 2 उम्मीदवार खड़े हो, चाहे 3 उम्मीदवार खड़े हो, हमें कितने उम्मीदवार निर्वाचित करने होंगे? 1 उम्मीदवार निर्वाचित करना होगा, 1 प्रतिनिधि निर्वाचित करना होगा। तो निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या कितनी आएगी? 1 प्लस में 1 फिर प्लस में 1। अब देखना 500 में 2 का भाग दिया तो 250 प्लस 1, मतलब 250, मतलब कुल जो मत थे उनका आधा या 50% कितना हो गया? 250। और 50% से 1 वोट ज्यादा चाहिए, जिसको 50% से 1 वोट ज्यादा मिल जाएगा। इसका मतलब उस उम्मीदवार को निश्चित कोटा प्राप्त हो गया और उस उम्मीदवार की चुनाव में क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। इसका आंसर क्या होगा? 50% प्लस 1। तो ये जो निश्चित कोटा था, इस निश्चित कोटा का जो सूत्र अपन ने लिखा था ना, वो सूत्र अपन ये भी लिख सकते हैं, और या फिर साधारण भाषा में इसी सूत्र को अपन कह सकते हैं या 50% से 1 वोट ज्यादा। समझ गए बात?
ये निश्चित कोटा जिस उम्मीदवार को मिल गया उस उम्मीदवार के राष्ट्रपति के चुनाव में क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। अब लास्ट अपन राष्ट्रपति के चुनाव की एक प्रक्रिया और देखनी है जो अपन सामान्यतः पढ़ते हैं कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया या पद्धति कौन सी होती है। उस पद्धति का नाम सुनना। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया या चुनाव पद्धति के लिए जो वर्ड आता है वो वर्ड है एकल, संक्रमणीय, आनुपातिक, प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये राष्ट्रपति की क्या होती है, निर्वाचन प्रणाली। अब तक अपन ने जो देखा ना राष्ट्रपति के चुनाव में, एक तो अपन ने समझा है कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी वोट डालने जाता है उसकी वोट की वैल्यू मतलब मत मूल्य कैसे निकालते हैं, एक तो अपन ने ये देखा है। दूसरा अपन ने ये देखा है कि जीतने के लिए कितने वोट चाहिए, समझ गए। ये दो चीजों का अध्ययन कर चुके हैं। अब जो राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली है इसका मतलब समझना। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि अगर किसी उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिलता है, क्योंकि अभी अभी अपन ने देखा है कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव में उसी की जीत मानी जाती है जिसके 50% से ज्यादा वोट आए। अगर 50% से ज्यादा वोट किसी उम्मीदवार को नहीं मिलते हैं तो क्या किया जाता है, जिस उम्मीदवार के सबसे कम वोट आए उस एक उम्मीदवार को मैदान से हटा दिया जाता है। एकल का मतलब एक उम्मीदवार, उसको मैदान से क्या करेंगे, हटा देंगे। जैसे 4 उम्मीदवार मैदान में खड़े थे, जिसके सबसे कम वोट है ना उसको मैदान से हटा दिया, बच गए कितने, 3 उम्मीदवार। अब जिस उम्मीदवार को मैदान से हटाया उस एक उम्मीदवार के मत को क्या कर देंगे, संक्रमणीय कर देंगे। मतलब इसका मतलब इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्रांसफर। जिसको मैदान से हटाया उस उम्मीदवार के मतों को क्या कर देंगे, अपन ट्रांसफर कर देंगे और ट्रांसफर करेंगे निश्चित अनुपात में अन्य प्रतिनिधियों में। अब इसका पूरा मतलब क्या हुआ वो अपन एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। अब वो उदाहरण होगा जिस उदाहरण से अपने को कंप्लीट राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली या निर्वाचन प्रक्रिया समझ में आएगी। जैसे अपन एक उदाहरण लेते हैं कि भाई 4 उम्मीदवार जैसे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। शुरू में उदाहरण में अपन ने शायद एक तो राम लिखा था, एक क्या लिखा था, श्याम लिखा था, एक कोई मोहन वगैरह लिखा होगा जो भी लिखा था, और चौथा एक शायद विजय लिखा होगा। तो अपन ये मान लेते हैं कि 4 उम्मीदवार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। समझ गए बात। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जो भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने जाता है वो किसी एक उम्मीदवार को वोट डाल के आ जाता है या सभी को वोट डाल के आता है। तो ध्यान रखना, वोट डालने वाला किसी एक को वोट नहीं डालता, सबको वोट डाल के आता है। जैसे ये पहला सदस्य वोट डालने गया, अपन ये मान लेते हैं, ज्यादा तो यहाँ बोर्ड पे आएगा भी नहीं, अपन ये मान के चलेंगे कि 10 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने गए। डी ई, ये वो सदस्य हैं जो वोट डालने जा रहे हैं। एफ जी एच आई जे, शायद हो गए होंगे 10 सदस्य। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मान लेते हैं कि ये 10 सदस्य वोट डालने गए। समझ गए बात। ये पहला सदस्य वोट डालने जा रहा है, आ गया वोट डालने। अब इसको वोट किसी एक सदस्य को डाल के नहीं आएगा, सबको वोट डाल के आएगा। कैसे वोट डाल के आएगा, सबको वरीयता के आधार पर, मतलब परफॉर्मेंस के आधार पर वोट डालेगा, पसंद के आधार पर वोट डालेगा। जैसे इसने कह दिया कि मेरा पहला वोट किसको है, श्याम को, ये मेरी पहली पसंद है। फिर इसके दिमाग में आएगा कि अगर श्याम नहीं जीतता है तो फिर मेरी दूसरी पसंद कौन होगी, विजय, तीसरी मोहन, चौथी राम। ऐसे बताओ, वोट डालने वाला किसी एक व्यक्ति को वोट डाल के आया या 4 उम्मीदवार मैदान में खड़े थे, चारों को वोट डाल के आया, चारों को वोट डाल के आता है।
यही कारण है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कभी भी ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसका कभी भी प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में क्या सिस्टम आता है, 10 उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं तो किसी एक को वोट डाल के आ जाओ, वो सिस्टम है। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में तो 4 जने खड़े हैं तो चारों को वोट डाल के आना पड़ेगा। अब दूसरा मतदाता वोट डालने गया, उसने कह दिया कि मेरा पहला वोट विजय को है, अगर ये नहीं जीत पाता तो दूसरा मोहन को, तीसरा श्याम को, चौथा राम को। ऐसे करके प्रत्येक सदस्य वोट डाल के आता है। अपन सबका वोट लिख देते हैं ऐसे। ये लो, सबने वोट डाल दिया। अब चलो अपन वोटों की गणना करते हैं, समझ गए बात। राम को कुल कितने वोट आए, 4 4 8, ऐसे गिनने मत बैठ जाना। राम को वोट दिया है एक तो इसने, राम को वोट दिया है एक इस सदस्य ने, इसका मतलब राम को 10 में से कितने वोट आए, 2 वोट आए। समझ गए बात। श्याम को वोट आए कितने, 2। मोहन को वोट आए कितना, 1। विजय को वोट आए कितना, 1 2 3 4 5। विजय को कितना वोट आया है, 5। अब आप ये बताओ कि ये जो राष्ट्रपति के चुनाव जो हाल ही में आज की तारीख में संपन्न हुए हैं, इस चुनाव में किसकी जीत हुई है, अथवा कमेंट्स करके मुझे बताओ। चुनाव का परिणाम आपके सामने, 4 उम्मीदवार मैदान में खड़े थे, टोटल 10 वोट थे, 10 वोटों में से 2 2 4 1 5 और 5 10। ये चुनाव का परिणाम आ गया। अथवा मुझे बताओ जीत किसकी हुई। कमेंट चेक करते रहे कृपया टेक्निकल टीम, और मेरी तरफ भी थोड़ा इशारा करो कहीं किसके कौन से बच्चे के क्या कमेंट्स आ रहे हैं। चलो कुछ बच्चों के सही भी आ रहे हैं तो कुछ बच्चों के गलत भी आ रहे हैं कमेंट से। देखो, राष्ट्रपति के इस चुनाव में अभी तक किसी की भी जीत नहीं हुई। क्यों जीत नहीं हुई? क्योंकि मैंने आपको ये कहा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने के लिए क्या प्राप्त करना होता है, एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है, और वो निश्चित कोटा था कुल मतों का 50% और उससे एक ज्यादा। इस विजय नाम के उम्मीदवार ने टोटल 10 वोट डाले थे, उसका 50% तो प्राप्त कर लिया, मतलब 5 वोट प्राप्त कर लिए, लेकिन जीतने के लिए तो 50% से 1 वोट ज्यादा चाहिए था। मतलब जीतने के लिए किसी उम्मीदवार को कितने वोटों की आवश्यकता थी? 6 वोटों की आवश्यकता थी, और 6 वोट किसी को प्राप्त नहीं हुए। अब देखो होता क्या है, ऐसी स्थिति जब भी आती है तब क्या किया जाता है, तब ये राष्ट्रपति की जो चुनाव पद्धति वाला जो सिस्टम है ना, अब इसको समझना ये क्या होती है। ऐसी स्थिति में एकल का मतलब एक सदस्य को मैदान से हटाएंगे। किस सदस्य को मैदान से हटाएंगे? जिसके सबसे कम वोट आए थे उस सदस्य को मैदान से हटा देंगे। संक्रमण का मतलब होता है ट्रांसफर करना। जिसको मैदान से हटाया उस प्रतिनिधि के मतों को ट्रांसफर किया जाएगा, निश्चित अनुपात में अन्य प्रतिनिधियों में उसके मतों को क्या कर दिया जाएगा? ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब बताओ इसमें से किस उम्मीदवार को मैदान से हटाएं? सोचो, देखिए मैंने आपको यही बताया कि जिसके सबसे कम वोट है उसको मैदान से क्या करना पड़ेगा? हटना पड़ेगा। और किसको मैदान से हटना पड़ेगा? मोहन को मैदान से हटना पड़ेगा। फिर मैंने आपको बताया कि मोहन को जितने भी वोट आए उन वोटों को निश्चित अनुपात में अन्य प्रतिनिधियों में बांट देंगे। अब जैसे यहां समझना, मोहन को ये वोट दिया किसने था? मोहन को ये वोट दिया था इस उम्मीदवार ने। देख लो, चाहे इस उम्मीदवार ने किसको वोट दिया था? मोहन को वोट दिया था। और इस उम्मीदवार ने वोट देते वक्त क्या सोच के, किस पसंद के आधार पर वोट दिया था? इस उम्मीदवार ने कहा था कि मेरी पहली पसंद है मोहन, अगर मोहन चुनाव नहीं जीतता है तो मेरी दूसरी पसंद कौन होगी? विजय, तीसरी श्याम और चौथी राम। तो अब इसके वोटों को, किसके वोटों को? डी के वोटों को अन्य उम्मीदवारों में बांटेंगे। ये तो हट ही गया। इसके हटने के बाद डी का पहला वोट जाएगा किसको? विजय को।
डी का दूसरा वोट जाएगा किसको? श्याम को। डी का तीसरा वोट जाएगा किसको? राम को। अब दोबारा मतों की गणना होगी। ये जो दोबारा मतों की गणना होती है इसे कहते हैं क्या? ये एक वर्ड ध्यान रखना। अब जो मतों की गणना होगी उसे कहते हैं द्वितीय वरीयता के आधार पर मत गणना। क्या कहते हैं? द्वितीय वरीयता के आधार पर मत गणना। चलो करते हैं पर द्वितीय वरीयता के आधार पर मत गणना। विजय को वोट मिले कितने? 1 2 3 4 5 6। इनको 1 2 वो की और। अब द्वितीय वरीयता के आधार पर मतों की गणना में किसकी जीत हुई? विजय की जीत हो गई। ये तब तक चलता रहता है जब तक किसी एक उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिल जाए। अब ध्यान रखना, भारत के इतिहास में जितने भी बार राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, हर बार प्रथम वरीयता के आधार पर जो मतों की गणना होती है उसी में किसी ना किसी को निश्चित कोटा प्राप्त हो गया, मतलब 50% से ज्यादा कोटा प्राप्त हो गया अब तक। अब आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, एकमात्र कौन से राष्ट्रपति थे जो द्वितीय वरीयता के आधार पर जो मतगणना हुई थी उसमें राष्ट्रपति का चुनाव जीते थे? ये आप फटाफट कमेंट्स बॉक्स में जवाब दो। इस जवाब के साथ ही आज की क्लास आपके लिए फिनिश। तो बताओ जवाब दो इसका। 1 मिनट रुको सर। इसका जवाब होगा क्या? वीवी गिरी। 1969 में जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे तब प्रथम वरीयता की जो मतगणना हुई थी उसमें कोई नहीं चुना गया था। फिर एक उम्मीदवार को मैदान से हटाया गया। फिर जो द्वितीय वरीयता के आधार पर मतों की गणना हुई थी उसमें जीत हुई थी किसकी? वीवी गिरी की। राष्ट्रपति के, भारत के राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में अब तक केवल एक बार ऐसा हुआ है। और यह आज की क्लास अपनी समाप्त। उम्मीद करता हूं शायद राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण रूप से आप समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन राष्ट्रपति के बारे में और कुछ बिंदुओं को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।